औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। फ़िज़िक्स बाय नदीम चैनल के साथ एक दफ़ा फिर नदीम सरवर फ्रॉम द कंकोडिया कॉलेज DHA कैंपस इस्लामाबाद आपके सामने हाज़िर है एक नए टॉपिक के साथ, एक नई वीडियो के साथ, इस उम्मीद के साथ कि आप और आपकी सारी फैमिली इस वायरस से महफूज होगी। ज़्यादा से ज़्यादा एहतियात करें, जितना इससे दूर रहा जा सके उतना ख़ुद को और अपनी फैमिली को महफूज रखें। हमें अंदाज़ा है कि ऐसी सिचुएशन में एजुकेशन का लॉस बहुत ज़्यादा होता है, इसीलिए हमने एक आगाज़ किया है कि इस एजुकेशन के लॉस को रोकें और हम अपने सब्जेक्ट को, इस फ़िज़िक्स को आसान से आसान बना के आप तक पहुंचा सकें। कोशिश हमारी यही है कि इस सिचुएशन में जितना हम आपको फ़ायदा पहुंचा सकें और इस सिलसिले में जितनी एफ़र्ट्स हम कर सकेंगे उतनी एफ़र्ट्स हम करेंगे और आपके कॉन्सेप्ट्स को क्लियर करने की पूरी कोशिश करेंगे, ताकि जो एक क्लासरूम का एनवायरनमेंट है वो भी आपको प्रोवाइड किया जा सके और आपको इस बीमारी से भी महफूज रखा जा सके। इस सब के लिए कोई आपको बहुत ज़्यादा मेहनत नहीं करनी है, बस एक छोटा सा काम, ये नेक्स्ट वीडियो क्लिप देखिए और इसको फॉलो कीजिए। अस्सलामुअलैकुम। बहुत सी आसान थे कुछ स्टेप जो आपने फॉलो करने हैं। यूट्यूब पे जाएं, हमारा चैनल सर्च करें फ़िज़िक्स बाय नदीम। सर्च करने से आपके पास जो चैनल आएगा उसको सब्सक्राइब करना मत भूलें। सब्सक्राइब करने के साथ साथ बेल आइकन को प्रेस ज़रूर कीजिएगा ताकि हमारे हर आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। आज का जो हमारा टॉपिक है वो फेडरल बोर्ड इंटरमीडिएट क्लास सेकेंड ईयर के लिए है। केपी के टेक्स्ट बुक बोर्ड है। बुक की पिक्चर आपके सामने नज़र आ रही है। ये बुक इजीली अवेलेबल है मार्केट में। आप किसी भी मार्केट से जाके इसको बाय कर सकते हो। इसको बाय कर लो ताकि नेक्स्ट हमारे लिए क्लासेस में आसानी हो और आप इसके साथ उसको आज का जो हमारा टॉपिक है वो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस, इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी के बारे में है। ये सारी चीज़ें जो हैं, 3 चीज़ें हमने पढ़नी है। कोर्स वही FBISC का है और चैप्टर नंबर 11 जो कि फर्स्ट चैप्टर है, टॉपिक 11.2 है। पेज नंबर 7 टू पेज नंबर 13 हमारे पास ये टॉपिक चलेगा और ये हमारे पास लेक्चर नंबर 2 है और उम्मीद करते हैं कि आपको ये सारा लेक्चर समझ में आ जाएगा। औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज का जो हमारा टॉपिक है दैट इज़ इलेक्ट्रिक फील्ड एंड इंटेंसिटी। अब हमने इलेक्ट्रिक फील्ड को डिवाइड करना है, इलेक्ट्रिक फील्ड का बताना है और इसकी इंटेंसिटी के बारे में हमने बताना है। तो सबसे पहले हमें देखना है कि इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होती है, फिर उसकी इंटेंसिटी की तरफ भी आते हैं। इलेक्ट्रिक फील्ड हमारे पास एक ऐसा रीजन है जिसमें कोई भी एक चार्ज किसी दूसरे चार्ज पे फोर्स लगा सकता है। अगर चार्ज किसी दूसरे पे फोर्स नहीं लगा रहा, दैट मीन्स कि वो चार्ज जिस पे फोर्स लगनी थी वो उसके फील्ड में नहीं है। तो बेसिकली फील्ड स्टैंड्स फॉर रीजन। ठीक है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड मींस वो रीजन जहाँ पे चार्ज जो है वो एक चार्ज किसी दूसरे चार्ज के ऊपर फोर्स लगा सकता है। ये कॉन्सेप्ट जो है, ये थ्योरी सबसे पहले इंट्रोड्यूस करवाई थी माइकल फेराडे ने और उसने ये बताया था कि कोई भी चार्ज क्यू हो तो दैट दे प्रोड्यूस इलेक्ट्रिक फील्ड इन देयर सराउंडिंग। वो अपने इर्द गिर्द कोई भी जो है वो मतलब एक फील्ड बना के रखते हैं, एक रीजन बना के रखते हैं। अगर कोई भी और चार्ज, कोई भी क्यू नॉट क्यों शो किया जा रहा है? नॉट मीन्स अ वेरी स्मॉल चार्ज, अ वेरी स्मॉल मीन्स आप एक पॉइंट चार्ज कह सकते हैं। पॉइंट मीन्स भी बहुत स्मॉल होता है, तो यहाँ पे भी वो यही बता रहा है कि बहुत स्मॉल सा चार्ज जो है उसकी हम बात कर रहे हैं। तो अगर हम कोई बहुत स्मॉल एक पॉइंट चार्ज लेके आते हैं, कहाँ पे लेके आते हैं? वो उसी चार्ज क्यू के इर्द गिर्द जिसने फील्ड बनाई थी, तो वो इसके ऊपर एक फोर्स एक्सर्ट करेगा। अब जो फ़ोर्स है उसको हमने देखना है कि किस फ़ॉर्म में लगती है। तो पहले हम ज़रा ये डिस्कस कर लेते हैं कि जो वो फ़ील्ड बनाता है, वो फ़ील्ड किस तरह से होती है। तो वो इलेक्ट्रिक फ़ील्ड जो है किसी भी चार्ज के अराउंड इज़ ऑलवेज़ लाइक अ स्फीयर। लाइक, अब स्फीयर क्यों कहा जा रहा है? स्फीयर मीन्स कि देखो, आप किसी भी जगह पे अगर एक चार्ज रखते हो तो उससे आने वाली जितनी भी फ़ील्ड है, उससे आने वाला रीजन जो है वो किसी, ऐसा नहीं है कि वो सिर्फ़ एक्स डायरेक्शन में होगा या हॉरिज़ॉन्टल होगा, ऐसा नहीं है कि वो वाई डायरेक्शन में होगा या वर्टिकल होगा। जितनी भी डायरेक्शन आप देखोगे वो उसके हर तरफ होगी। जैसे आप एग्जांपल कंसीडर कर सकते हो एक लाइट बल्ब की। ठीक है, आप लाइट बल्ब को ऑन करते हो तो लाइट बल्ब ऑन करने से रोशनी पूरे कमरे में इक्वली फैलती है। इसी तरह से अगर आप एक चार्ज रखते हो तो चार्ज के इर्द गिर्द फैलने वाली जो इलेक्ट्रिक फील्ड है या चार्ज के इर्द गिर्द बनने वाली जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो भी उसी रोशनी की तरह होगी। उसी, सो दैट्स व्हाई वी कॉल इट, इट स्प्रेड्स लाइक अ सफेयर।
ठीक है। और उस स्फीयर के अंदर जितने भी चार्जेस हम लेके आएँगे, उन चार्जेस पे इसका असर ज़रूर होगा, इसके ऊपर जो भी फ़ोर्स है और जो भी उसकी अट्रैक्शन हो या रिपल्शन हो, दैट डिपेंड ऑन द चार्जेस कि हमारे पास वो पॉज़िटिव चार्ज था, तो दूसरा भी पॉज़िटिव चार्ज आ गया या एक नेगेटिव था, पॉज़िटिव था, तो वो उस पे डिपेंड करता है। बट कोई ना कोई फ़ोर्स, चाहे वो अट्रैक्शन की हो, चाहे वो रिपल्शन की हो, उसके ऊपर एक्ट ज़रूर करती है। ठीक है। और इसी चीज़ को अगर आप प्रूव करना चाह रहे हैं, तो दोबारा वही बात कि इसकी जो एक्जिस्टेंस ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड है उसको हम प्रूव कर सकते हैं किसी भी टेस्ट चार्ज क्यू नॉट को उसके रीजन में लेके आके। टेस्ट चार्ज क्यू नॉट दैट मीन्स वही स्मॉल पॉइंट चार्ज जो हम उसकी फील्ड में लेके आ रहे हैं। पॉइंट चार्ज की तरफ हम क्यों जा रहे हैं, पॉइंट चार्ज की बात क्यों कर रहे हैं? पॉइंट चार्ज की बात हम इसलिए कर रहे हैं क्योंकि किसी भी जगह पे अगर मैं कोई बड़ा-सा चार्ज ला के रख देता हूँ, तो जो हमारा ओरिजिनल चार्ज था, वो ओरिजिनल चार्ज डिस्टर्ब होगा। उसके रीजन की बजाय अगर हम एक बड़ा-सा चार्ज ला के रख दूँगा, तो इसकी फ़ोर्स उस पे ज़्यादा लगेगी। कोई भी चार्ज हम लेके जब आते हैं, तो टेस्ट चार्ज के लिए हम एक ऐसा स्मॉल छोटा-सा चार्ज लेके आते हैं, जिसका कोई इफ़ेक्ट किसी दूसरे पे ना हो या उसकी फ़ील्ड इतनी कम हो कि वो खुद किसी दूसरे पे इफ़ेक्ट ना कर सके। बट इससे हमें एक्जिस्टेंस ज़रूर पता चल जाएगी कि उसके ऊपर फ़ोर्स लग रही है। उसके ऊपर अगर फ़ोर्स लगेगी, दैट मीन्स कि वो किसी न किसी और चार्ज के रीजन में एंटर हो रहा है। ठीक है? ये तो एक चीज़ हमारे पास होगी। अब इलेक्ट्रिक फील्ड को हम डिफाइन कर लेते हैं किस तरह से, वही बात, एनी रीजन अराउंड अ चार्ज इन विच द इलेक्ट्रिक टेस्ट चार्ज वुड एक्सपीरियंस एन इलेक्ट्रिक फोर्स। इलेक्ट्रिक टेस्ट चार्ज मींस जो भी हम टेस्ट चार्ज लेके आएंगे उसके ऊपर इलेक्ट्रिक फोर्स लगेगी। इलेक्ट्रिक फोर्स क्या चीज़ है? इलेक्ट्रिक फोर्स मीन वही जो हमारे पास अभी हमने बात की कि जो वो फोर्स एक चार्ज किसी दूसरे पे लगा रहा है। ठीक है। उस फोर्स की बात करनी है। फोर्स से पहले हम थोड़ा सा, मैं अगर इलेक्ट्रिक फील्ड ई को डिफाइन कर दूं तो सॉरी डिस्क्राइब कर दूं, तो ई से हम इसको रिप्रेजेंट करते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड को। और इसका अगर फार्मूला बताया जाए बेटा, तो दिस ई इज इक्वल टू द फोर्स पर यूनिट चार्ज, पर यूनिट टेस्ट चार्ज। ठीक है। जैसे कि आपको यहाँ पे नजर भी आ रहा है कि जो टोटल फील्ड ई इज इक्वल टू फोर्स। अब कितनी फोर्स लगा रहा है, दैट डिपेंड्स ऑन द मैग्नीट्यूड ऑफ द चार्ज, वो उसके कितने करीब है उस पर डिपेंड करता है, डिवाइडेड बाय क्यू नॉट। क्यू नॉट मीन्स उस टेस्ट चार्ज पे, तो फोर्स, द रेशियो ऑफ फोर्स ऑन दैट टेस्ट चार्ज इज नोन एज इलेक्ट्रिक फील्ड ई। ठीक है। अब यहाँ से अगर क्यू नॉट में दूसरी तरफ शिफ्ट करता हूँ, तो फोर्स का फार्मूला आ जाएगा, दैट इज द फोर्स एक्सपीरियंस्ड बाय द टेस्ट चार्ज क्यू नॉट इज ऑलवेज गिवन बाय एफ इज इक्वल टू क्यू नॉट ई। ठीक है। तो ये आपके पास क्या है, ये आपके पास जो है इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू आ गई। अब हम इससे आगे मूव करते हैं। लेट्स से इलेक्ट्रिक फील्ड इज अ वेक्टर फील्ड। ऑब्वियसली इसकी कोई ना कोई डायरेक्शन होगी, इसकी कोई ना कोई स्ट्रेंथ होगी, हर पॉइंट पे कोई ना कोई वैल्यू होगी। अब कैसा है कि देखो, हमने अभी बात की कि जैसे वो हर तरफ स्प्रेड हो रही है, तो अब डिपेंड करता है कि हम टेस्ट चार्ज किस डायरेक्शन में रख रहे हैं। जिस डायरेक्शन में हम टेस्ट चार्ज रखेंगे, उस डायरेक्शन में, उस जगह पे, उस पॉइंट पे, जिस पॉइंट पे हमने टेस्ट चार्ज रखा था, उस पॉइंट पे उस जो हमारा ओरिजिनल चार्ज है उसकी वजह से कितनी फोर्स लग रही है, दैट इज द स्ट्रेंथ ऑफ दैट चार्ज या उस फोर्स। और इसी तरह से वो अगर जो टेस्ट चार्ज था वो किस डायरेक्शन में मूव कर रहा है, दैट विल बी द डायरेक्शन ऑफ द फील्ड कह सकते हो या डायरेक्शन ऑफ फोर्स कह सकते हो ऑफ दैट गिवन चार्ज। ठीक है। एक तो ये चीज़ होगी। अब इसको हमने जो है डिटरमाइन करना है। अगर हम स्ट्रेंथ की बात करें या डायरेक्शन की बात करें, तो उनको हमने डिटरमाइन करना है। तो डिटरमाइन कैसे किया जा सकता है? कोई भी यूनिट पॉजिटिव टेस्ट चार्ज हम लेके आते हैं। अब हम पॉजिटिव की बात इसलिए करते हैं कि हम जो ओरिजिनल टेस्ट चार्ज है, पहले तो हम उसको भी पॉजिटिव रखते हैं। अब पॉजिटिव, ज़ाहिर बात है कि दूसरा टेस्ट चार्ज आएगा तो वो भी पॉजिटिव अगर आ रहा है, तो पॉजिटिव पॉजिटिव को क्या करेगा? रिपेल करेगा, पहली चीज़। तो रिपल्शन की वजह से हम यहाँ पे जो स्ट्रेंथ ऑफ फील्ड है वो कितनी जल्दी रिपेल करेगा और कितनी उसके ऊपर फोर्स लग रही है, दैट इज बेसिकली दैट इज या दैट कैन बी डिटरमाइंड बाय द अमाउंट ऑफ फोर्स दैट अ चार्ज विल एक्सपीरियंस इफ इट इज प्लेस्ड एट दैट पॉइंट। ठीक है। एक तो ये चीज होगी। और जिस डायरेक्शन में आपका जो यूनिट पॉजिटिव टेस्ट चार्ज है वो मूव करेगा या उसकी डायरेक्शन चेंज होगी, वो आपके पास डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड होगी। ठीक हो गया। एक तो यहाँ तक हमने इसको डिफाइन कर लिया। अब वेक्टर क्वांटिटी की हमने बात की, तो कोई भी सिंगल क्वांटिटी हो और उसकी इंफॉर्मेशन हो, तो उस को हम क्या कह सकते हैं, उसको हम फील्ड स्ट्रेंथ और डायरेक्शन के लिए यूटिलाइज कर सकते हैं। और उसको यूटिलाइज करने का मकसद ये है कि हम उसको लिख सकते हैं। किस तरह से लिख सकते हैं? हम उसके ऊपर वेक्टर का एरो जो है वो लगा देते हैं, ताकि कंफर्म हो जाए कि जो इलेक्ट्रिक फील्ड ई है, जो उसकी स्ट्रेंथ है या जो उसकी डायरेक्शन है, क्योंकि उसकी डायरेक्शन है इसलिए हम उसको वेक्टर क्वांटिटी बना रहे हैं। और यही ये वेक्टर जो हमें इस फील्ड स्ट्रेंथ और इस फील्ड स्ट्रेंथ और डायरेक्शन के बारे में अगर हमें कोई इंफॉर्मेशन प्रोवाइड कर रहा है, तो दैट इंफॉर्मेशन प्रोवाइडिंग वेक्टर इज नोन एज इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी।
ठीक है। तो यहाँ पे सिंपल सी बात है, सिंपल सी बात है, और वो सिंपल सी बात क्या है कि कोई भी ऐसा वेक्टर, कोई भी सिंगल वेक्टर जिसके पास इंफॉर्मेशन हो, किस चीज़ की इंफॉर्मेशन हो, फील्ड स्ट्रेंथ की और फील्ड डायरेक्शन की, एट एनी पॉइंट जहाँ पे हमने जो है वो टेस्ट चार्ज रखा था, तो और उसको हमने डिनोट भी किया, और डिनोट ई से रिप्रेजेंट करें या ना करें, बट ये रिप्रेजेंटेड बाय एनीथिंग भी हो, लेकिन हमारे पास ये किसकी बात कर रहा है, क्योंकि वो फील्ड स्ट्रेंथ और डायरेक्शन बता रहा है, इसलिए हम इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की बात कर रहे हैं। ठीक है। और फिर हम इसके मैग्नीट्यूड की बात भी कर लेते हैं कि मैग्नीट्यूड किस चीज़ का होगा। ऑब्वियसली वो फोर्स जो उस पॉजिटिव टेस्ट चार्ज पे उस चार्ज की वजह से लगी है, तो वही उसकी स्ट्रेंथ होगी, कोई एक्स्ट्रा तो हमने कोई चीज़ वहाँ पे नहीं रखी। अब उसी को हम थोड़ा मैथमेटिकल की फॉर्म में लेके जाते हैं, तो कोई भी यूनिट पॉजिटिव चार्ज हो, उसको अगर हम फोर्स एफ उसके ऊपर लगाते हैं, किसी भी इलेक्ट्रिक फील्ड और चार्ज क्यू हमारे पास है, वो ओरिजिनल चार्ज जिसकी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड बनी है, तो इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड एट दैट पॉइंट इज, या जैसे हमने पहले भी फार्मूला लिखा, दैट ई इज इक्वल टू द फोर्स पर यूनिट पॉजिटिव चार्ज प्लेस्ड एट दैट पॉइंट। टेस्ट चार्ज जो हमारे पास गिवन है, उसको अगर हम फोर्स पे डिवाइड कर देते हैं, तो दैट इज इक्वल टू द इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। ठीक है। फोर्स भी वेक्टर क्वांटिटी है, सो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी भी एक वेक्टर क्वांटिटी है, क्योंकि जो डायरेक्शन फोर्स की होगी वही डायरेक्शन आपके पास जो इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ की भी होगी। ठीक है। और यहाँ से अगर फोर्स को दोबारा से लिखा जाए, तो दैट इज इक्वल टू एफ इज इक्वल टू क्यू नॉट ई। यहाँ से आप सिंपल इसको शिफ्ट कर दो, तो आपके पास ये फोर्स का फॉर्मूला बन जाए। ठीक है। फिर वही बात कि हमारे पास वेक्टर क्वांटिटी है, और ये फिर हमने यहाँ पे ये बता दिया, ये मैं पहले भी आपको बता चुका हूँ कि टेस्ट चार्ज इतना स्मॉल होना चाहिए कि उसकी वजह से जो ओरिजिनल चार्ज है, जो प्राइमरी सोर्स हमारा जिसकी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड बनी है, उसकी जो फील्ड है वो डिस्टार्ट नहीं होनी चाहिए, उसको कोई इफेक्ट नहीं होना चाहिए। डिस्टॉर्ट मीन्स कि उसके ऊपर कोई नेगेटिव इफेक्ट, पॉजिटिव इफेक्ट, कुछ भी उसके ऊपर इफेक्ट नहीं आना चाहिए, वो चेंज नहीं होनी चाहिए। ठीक है। और अगर हम इसकी एसआई यूनिट की बात करते हैं, तो क्यों कि हमें पता है कि एफ जो है वो न्यूटन में होता है और क्यू जो है वो कूलम में है, तो ऑब्वियसली दैट इज वेरी क्लियर, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी इज न्यूटन पर कूलम। ठीक है। ये एसआई यूनिट की हम बात कर रहे हैं, और न्यूटन पर कूलम जो है दैट इज आल्सो इक्वल टू वोल्ट पर मीटर। अब यहाँ पे ये जो चीज़ है, ये अगर मैं आपको क्लियर करके बताऊं, तो दिस थिंग, ये जो न्यूटन पर कूलम इज इक्वल टू वोल्ट पर मीटर है, इसका क्वेश्चन आता होता है बकायदा कि हमने इसको प्रूव करना है कि न्यूटन पर मीटर इज इक्वल टू वोल्ट पर मीटर। ठीक है। तो उसके प्रूफ जो है, ये आपके पास अगर मैं पेपर की बात करूं, तो ये पेपर में आपके पास बेटा 3 नंबर का क्वेश्चन है, और ये 3 नंबर का न्यूमेरिकल भी आ सकता है, ये 3 नंबर का शॉर्ट क्वेश्चन भी आ सकता है। तो आपने ये अपने माइंड में रखना है कि इसको कैसे प्रूफ करना है। मुश्किल बात नहीं है, प्रूफ कैसे करना है वो भी मैं आपको भी नाउ वी हैव टू प्रूव दैट वोल्ट पर मीटर इज इक्वल टू न्यूटन पर कूलम। ये आपके पास शॉर्ट क्वेश्चन पेपर में आ सकता है। तो लेट्स से वी हैव टू स्टार्ट विद द लेफ्ट हैंड साइड, और लेफ्ट हैंड साइड क्या कहती है, वोल्ट पर मीटर। वोल्ट को अगर हम डिफाइन करते हैं, तो जो वोल्ट है, दैट वोल्ट इज डिफाइंड एज जूल पर कूलम। ठीक है। तो अगर आप वैल्यू पुट करते हैं, तो वोल्ट इज इक्वल टू जूल पर कूलम डिवाइडेड बाय मीटर। मीटर एज इट इज आ जाएगा, वोल्ट की जगह पे जूल बाय कूलम आ जाएगा। ठीक है। नेक्स्ट इसी स्टेप को अगर हम लेके चलते हैं, तो जूल पर कूलम पर मीटर जो है वो नेक्स्ट कन्वर्ट हो सकता है अगर हम जूल की वैल्यू पुट करते हैं। जूल की वैल्यू क्या है, दैट इज न्यूटन मीटर। ठीक है। जूल की वैल्यू न्यूटन मीटर है। ये आप कहाँ से आपको पता है, अगर आप वर्क डन की बात करते हो, तो वर्क डन इज इक्वल टू एफ डॉट डी होता है, वर्क डन जूल में होता है, एफ डॉट डी दैट इज न्यूटन इनटू मीटर। ठीक है। तो जूल की जगह पे न्यूटन मीटर आपके पास आ गया, और मीटर एज इट इज। अब यहाँ पे आपके पास जूल पर कूलम था, तो ये कूलम हम नीचे शिफ्ट कर लेते हैं, क्योंकि ऑलरेडी ये डिवाइड हो रहा है। सो जूल की जगह पे न्यूटन मीटर आ गया, और ये कूलम और मीटर यहाँ पे एक साथ आ गया। नेक्स्ट अगर हम इस मीटर के साथ मीटर को कैंसिल आउट कर देते हैं, तो नेक्स्ट आपके पास क्या बच रहा है, न्यूटन पर कूलम विच इज़ इक्वल टू एन बाय सी, जो कि हमारे पास राइट हैंड साइड है। सो सिंपल इज दैट। सिर्फ ये आपके पास सिर्फ ये 3 स्टेप हैं, इन 3 स्टेप्स में आप वोल्ट पर मीटर को न्यूटन पर कूलम में प्रूफ कर सकते हो, और 3 नंबर आपको ईजिली मिल सकते हैं। प्रूफ आपने देखा, प्रूफ कोई मुश्किल नहीं था, बड़ा इजीली बंदा 3 मार्क्स जो है वो गेन कर सकता है। अब इस टॉपिक को आगे मूव करते हैं, बुक की तरफ वापस आते हैं। अब हमने फील्ड इंटेंसिटी की बात भी कर ली, हमने कहा कि जितनी ज़्यादा उसके ऊपर फोर्स लगेगी, उतनी ज़्यादा हम उसको फील्ड इंटेंसिटी कहेंगे। अब इस फील्ड इंटेंसिटी को ज़रा मैथमेटिकली भी देखते हैं। तो टू फाइंड आउट फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू अ पॉइंट चार्ज क्यू, हम क्या करते हैं, यूनिट पॉजिटिव चार्ज टेस्ट चार्ज क्यू नॉट, एक कोई भी टेस्ट चार्ज क्यू नॉट उठा के हम प्लेस कर देते हैं किसी भी चार्ज के पास एट अ डिस्टेंस आर, किसी भी चार्ज से। और जैसा कि हम यहाँ डायग्राम अगर देख लें बेटा, तो डायग्राम में आपके पास ये ओरिजिनल चार्ज है जिसकी हमने इलेक्ट्रिक फील्ड और इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी फाइंड करनी है, और ये आपके पास वो क्यू नॉट चार्ज है जो हम लेके आए हैं इसकी विसिनिटी में।
ठीक है? अब यहाँ से जो आपको हर तरफ एरो नज़र आ रहे हैं, ये एरो हमें ये बता रहे हैं कि इससे जो आने वाली या इससे बनने वाली जो इलेक्ट्रिक फ़ील्ड है, वो हर साइड पे मूव कर रही है, ठीक है? और यहाँ पे ये जो टेस्ट चार्ज है, इसकी अपनी ये छोटी-सी फ़ील्ड है। जैसे ही ये आपके पास ये टेस्ट चार्ज उठा के हम इसके करीब लेके आएँगे, तो जितनी ज़्यादा करीब आता चला जाएगा, जितना ज़्यादा ये टेस्ट चार्ज इसके करीब आता चला जाएगा, उतनी ज़्यादा फ़ील्ड, उतनी ज़्यादा फ़ोर्स इस चार्ज के ऊपर लगती जाएगी। इसी चीज़ को हमने थोड़ा-सा यहाँ पे ऊपर बताना भी है। तो कूलम्ब्स लॉ को हम यूज़ करेंगे और फ़ोर्स फाइंड करने के लिए, जो कि टेस्ट चार्ज Q नॉट के ऊपर एक्ट की बाय दैट फ़ील्ड ऑफ द चार्ज Q। और कूलम्ब लॉ तो आपको पता ही है कि दैट सेज F इज़ इक्वल टू K Q1 Q2 बाय R स्क्वायर। अब यहाँ पे Q और Q नॉट है, Q1 और Q2 नहीं है, तो ये कोई इसमें घबराने वाली बात नहीं है। ये आपके पास Q1 है, ये आपके पास Q2 है, क्योंकि Q1 और Q2 हमने तब कहा था जब एक चार्ज का नाम हमने Q1 रखा था और एक चार्ज का नाम हमने Q2 रखा था। यहाँ पे क्या है कि एक चार्ज का नाम Q है, सो दैट इज इक्वल टू Q, और एक का नाम हमारे पास Q नॉट है, तो यहाँ पे जो फोर्स लगेगी दैट विल बी बिटवीन Q एंड Q नॉट। सो Q1 और Q2 ही है, सिर्फ यहाँ पे नेम चेंज है, सो Q और Q नॉट आपके पास आ रहा है और R स्क्वायर एज इट इज। तो वही कूलम्ब लॉ। और इसकी अगर हम डायरेक्शन की बात करते हैं, तो आपको पता है कि यूनिट वेक्टर इसकी डायरेक्शन को शो करेगा, और यहाँ पे यूनिट वेक्टर जो है दैट इज जस्ट इक्वल टू F इज इक्वल टू K Q नॉट बाय R स्क्वायर। और यहाँ पे आपके पास जो है ये सिंपल सा यूनिट वेक्टर जो है वो इसकी डायरेक्शन को शो करेगा, ठीक है? और जो फील्ड इंटेंसिटी हमारे पास गिवन है, उसको अगर हम फाइंड करें, तो हमें पता है कि E इज इक्वल टू F बाई Q नॉट का फॉर्मूला हम अभी आगे पढ़ के आए हैं, उसी फॉर्मूले को हमने जो है वो यूटिलाइज करना है। अब यहाँ पे सिंपली हमने इस f की जगह पे वो फार्मूला जो हमने यहाँ पे ऊपर पढ़ा है, इस फार्मूले को उठा के हमने यहाँ से तो इस f की जगह पे पुट कर देना है, और आपके पास अगर f की वैल्यू पुट करते हैं तो दिस इज k Q नॉट बाय आर स्क्वायर। ये आपके पास f की वैल्यू आ गई, और ये जो Q नॉट है ये एज इट इज यहाँ पे आ गया, और ये आपके पास यूनिट वेक्टर इसका डायरेक्शन। अब सिंपली अगर मैं यहाँ पे बात करूँ, तो हमें पता है कि जो ये Q नॉट है और जो ये Q नॉट है, ये एक दूसरे के साथ कैंसल आउट हो जाएंगे, और कैंसल आउट होने के बाद जो नेक्स्ट चीज़ हमारे पास बचेगी, वो हमारे पास क्या है, E इज इक्वल टू K, और ये वाला Q जो है वो बच जाएगा, सो Q बाय आर स्क्वायर, साथ में R यूनिट वेक्टर, ठीक है? तो ये जो इक्वेशन आपके पास आ रही है, इज इक्वल टू K Q बाय आर स्क्वायर और R यूनिट वेक्टर है, ये हमारे पास द स्ट्रेंथ ऑफ फील्ड है विच इज प्रोपोर्शनल टू द मैग्नीट्यूड ऑफ द सोर्स चार्ज। मींस कि जो चार्ज हमें यहाँ पे गिवन है, उसी चार्ज की बात हो रही है, इसके मैग्नीट्यूड के इक्वल इसकी फोर्स होगी, और इसी की स्ट्रेंथ जो है सॉरी, इसकी जो स्ट्रेंथ है वो डिक्रीज होती जाएगी। कैसे डिक्रीज होती जाएगी? अगर चार्ज को, जो यूनिट टेस्ट चार्ज है, उसको हम इस चार्ज से दूर मूव करते हैं, मींस कि ये अगर टेस्ट चार्ज यहाँ से दूर चला जाए, तो आपके पास इसके ऊपर लगने वाली फोर्स और स्ट्रेंथ जो है वो कम होती चली जाएगी, और जितना ये इस चार्ज के करीब आता चला जाएगा, उतनी इसके ऊपर लगने वाली फोर्स और इंटेंसिटी ज्यादा हो जाएगी, ठीक है? तो ये तो आपके पास जो है सिंपल, हमने इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन की बात कर ली, हमने इलेक्ट्रिक फील्ड की स्ट्रेंथ की बात कर ली, उसको हमने मैथमेटिकली कैलकुलेट कर लिया। अब यहाँ पे एक एग्जांपल गिवन है, हमने इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करनी है। डिस्टेंस आपके पास 30 सेंटीमीटर है, आर की वैल्यू गिवन है 3 माइक्रोकूलम पॉइंट चार्ज है, ठीक हो गया? अब 3 माइक्रोकूलम पॉइंट चार्ज के आपने करना क्या है, बड़ा सिंपली, बहुत सिंपली आपने बात करनी है, आपने ये वाला फार्मूला पुट करना है। देखो इसमें एक ही क्यू है, तो ये यहाँ पे ये नहीं ढूंढना कि यहाँ पे तो एक क्यू दिया हुआ है, दूसरा क्यू है ही नहीं, आपको दूसरा क्यू चाहिए ही नहीं, ठीक है? तो इस फार्मूले में k की वैल्यू आपने 9 इंटू टेरेस पर 9 पुट करनी है, q की जगह पे आपने 3 इंटू टेरेस पर -6, क्योंकि माइक्रो की वैल्यू -6 होती है, 10 रेज़ पर -6। तो इस q की जगह पे आपने 3 इंटू 10 पर -6 कूलम पुट कर देना है, और इस r की जगह पे आपने 30 सेंटीमीटर, इसको पहले आप मीटर में कन्वर्ट कर ले, तो दैट इज 0.3, और इस 0.3 का स्क्वायर आपके पास आ जाएगा, और ये r यूनिट वेक्टर एज इट इज, इसको आपने यहाँ पे पुट करना है, पुट करके आपके पास कैलकुलेट करें, और कैलकुलेट करने से आपके पास जो है सिंपली ये इक्वेशन सॉल्व हो जाएगी, और आप इसको कैलकुलेट कर सकते हैं। ये तो आपके पास एग्जांपल 11.1 होगी। 11.2 जो आपके बुक पे दी हुई है, उसको भी फिलहाल आप स्किप कर दें, उसको इंशाल्लाह क्लास रेगुलर में, क्योंकि वो थोड़ा सा लेंथी प्रोसेस है, उसमें आपको वेक्टर्स बनाने हैं, जैसे आपने वेक्टर एडिशन बाय रेक्टेंगुलर कंपोनेंट फर्स्ट ईयर में पढ़ा था, तो 11.2 में भी जो एग्जांपल 11.2 है, उसमें भी आपने वही काम करना है, सो उसको फिलहाल मैं स्किप करवा रहा हूँ। इस टाइम पे आप 11.1 जो है उसको आपने कर लेना है। 11.2 को जो है वो आप ट्राई कर सकते हैं होमवर्क के तौर पे, लेकिन आपने भी करना नहीं है। बाकी इंशाल्लाह नेक्स्ट आगे मूव करते हैं जी।
अब हमने रिप्रेजेंटेशन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस की बात करनी है कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस को किस तरह से बनाया जाए, कैसे में पता चलेगा कि ये पॉजिटिव चार्ज है, कैसे में पता चलेगा ये नेगेटिव चार्ज है। तो उस चीज़ को कवर करने के लिए हमारे पास 11.2.1 रिप्रेजेंटेशन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस है। और इसमें करना क्या है, मैं इसको आसान वर्ड्स में आपको अगर समझा दूं, तो अगर आप यहाँ पे देखो तो आपके पास ये जो है दिस इज पॉजिटिव चार्ज, और ये जो आपके पास है दिस इज नेगेटिव चार्ज। ठीक है, तो पॉजिटिव चार्ज और नेगेटिव चार्ज में हम यहाँ पे चलें, इसमें जो है वो साथ मेंशन भी कर लेते हैं। ये आपके पास जो है पॉजिटिव चार्ज है और ये आपके पास नेगेटिव चार्ज। पॉजिटिव चार्ज से अगर आप देखो तो आपको जितने भी एरो यहाँ पे नजर आ रहे हैं उनकी डायरेक्शन क्या है, उनकी डायरेक्शन आउटवर्ड है। ठीक है, वो अवे फ्रॉम द सेंटर मूव कर रहे हैं, अवे फ्रॉम द चार्ज मूव कर रहे हैं। लेकिन अगर आप नेगेटिव की साइड देखो तो नेगेटिव में जो डायरेक्शन है, डायरेक्शन ऑफ द लाइंस है, वो सारी की सारी इनवर्ड है। तो बहुत इंपॉर्टेंट बात, सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट बात इस टॉपिक में यही है कि जब भी आप इलेक्ट्रिक फील्ड को रिप्रेजेंट करते हो तो इलेक्ट्रिक फील्ड अगर कहीं पे फॉर एग्जांपल आपके पास जो है एक डायग्राम आ जाती है और आपसे कहा जाता है कि आप ये बताओ ये डायग्राम को, ये पॉजिटिव चार्ज की इलेक्ट्रिक फील्ड है या नेगेटिव की इलेक्ट्रिक फील्ड है, तो सिंपली आपको एरोज की डायरेक्शन देखनी है। अगर तो एरोज फ्रॉम द चार्ज आउटवर्ड मूव कर रहे हो, दैट मींस हम पॉजिटिव चार्ज की बात कर रहे हैं। और अगर एरोज टुवर्ड्स द नेगेटिव या टुवर्ड्स द सेंटर चार्ज, टुवर्ड्स द चार्ज मूव कर रहे हो, तो उसको हम क्या कह सकते हैं, ये हमारे पास नेगेटिव चार्ज है, जिसकी वजह से हमारे पास इनमें मूव कर रहा है। ठीक है, तो ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन की जो रिप्रेजेंटेशन है, ये सिंपल इज दैट है, इसमें कोई इसमें बहुत मुश्किल वाला काम नहीं है। ठीक है, इसी को हम थोड़ा सा जो है वो अब अपने टॉपिक में भी देख लेते हैं। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस क्या है, किसी भी चार्ज की विसिनिटी में, विसिनिटी मींस किसी भी चार्ज के अराउंड की अगर हम बात करें, तो दे आर रिप्रेजेंटेड बाय द इमेजिनरी लाइंस कॉल्ड इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स। इमेजिनरी लाइंस हैं, ऐसा नहीं है कि आप कहीं भी चार्ज रखोगे तो आपको ये लाइनें लगी हुई नजर नहीं आएंगी, आपको ऐसी कोई डायग्राम नजर नहीं आएगी रियल लाइफ में, बट ये इमेजिनरी लाइन है। अब वो इमेजिनरी लाइन कैसे हैं, जैसे जब लाइट मूव करती है तो लाइट के मूव करने, हमें लाइट के इर्द गिर्द लाइनें तो नहीं नजर आ रही होती कि ये लाइट इधर को जा रही है, ये लाइट उधर को जा रही है। तो सिंपली सिंपल एज दैट हमारे पास यहाँ पे भी जो इमेजिनरी लाइंस हैं वो हमें इमेजिनरी ही रहती हैं, वो रियल में हमें नजर नहीं आती, बट हम उसको जब पेपर पे ड्रॉ करते हैं तो समझाने के लिए ड्रॉ कर सकते हैं। और ये लाइंस हमें क्या बताती हैं, ये इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स जो है वो पाथ बताती हैं, जो कि यूनिट पॉजिटिव टेस्ट चार्ज से उसके अराउंड जो भी सोर्स है, उसके अराउंड जो भी हमारे पास वैल्यू है, उसको जो भी फॉलो करेगा उसके उसकी डायरेक्शन हमें बताती है। और जो एरोज हैं दे इंडिकेट द इलेक्ट्रिक फील्ड एट डिफरेंट पॉइंट्स। एरो सिर्फ उसकी डायरेक्शन को रिप्रेजेंट करते हैं कि हमारे पास यहाँ पे है, और यही बात है ऑब्वियसली, एरो है तो डायरेक्शन भी बताएगा। अब जो डायरेक्शन है इन एरोज की, ये हमेशा आउटवर्ड है फॉर द पॉजिटिव चार्ज, और यही हमारे पास जो है इनवर्ड है फॉर द नेगेटिव चार्ज। अब जो ये जो वर्ड रेडियली यहाँ पे लिखा हुआ है, इससे घबराने की जरूरत नहीं। रेडियली मीन्स के इट मूव्स ऑल अवे फ्रॉम देम, और ये रेडियस मीन्स के एक सर्कुलर फॉर्म, एक स्फेरिकल फॉर्म में मूव करते हैं, हर डायरेक्शन में मूव करते हैं। तो रेडियस का ही एक दूसरा वर्ड रेडियली हमारे पास यहाँ पे आ रहा है। ठीक है, तो इससे बेशक ना घबराएं, सिंपली आप सिर्फ ये याद रखें कि जो एरोज हैं वो पॉजिटिव से आउटवर्ड होंगे, हर तरफ इक्वली मूव करेंगे, और जो एरोज होंगे वही नेगेटिव चार्ज से इनवर्ड मूव करेंगे और हर साइड से मूव करेंगे। राइट, अगर यहाँ पे मैं एक और एग्जांपल दें, अगर आपको मैग्नेट का नॉर्थ और साउथ याद है, तो जैसे नॉर्थ आपके पास गिवन था और साउथ गिवन था, इसी तरह से नॉर्थ और साउथ, ये आप पॉजिटिव को नॉर्थ कंसिडर कर सकते हैं और इसको आप साउथ कंसिडर कर सकते हैं। तो सेम आपके पास यहाँ पे भी वही लाइंस बन रही हैं, वही डायरेक्शंस बन रही हैं जो आपको वहां पे मैग्नेट में मिली। राइट, और जी दीज लाइंस आर कॉल्ड एज इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस। ये तो हो गई एक प्रॉपर डेफिनेशन के थ्रू आ गई। अब इसको हमने बात करना है कि ये लाइंस इंक्रीज भी होती हैं जैसे जैसे हम इंक्रीज करते जाएं, या जैसे जैसे हम चार्ज की तरफ मूव करते जाएं। अगर आप यहाँ पे देखें तो जितना हम चार्ज के सेंटर की तरफ आ रहे हैं, उतनी लाइंस की नंबर ऑफ लाइंस जो है वो ज्यादा है, और जितना इस चार्ज से हम दूर चले जाते हैं उतनी नंबर ऑफ लाइंस कम है। सेम नेगेटिव के लिए भी, इसके करीब आ जाओ तो नंबर ऑफ लाइंस ज्यादा हैं, और इससे दूर चले जाओ तो नंबर ऑफ, क्योंकि लाइंस सेपरेट होती चली जाती हैं, एक दूसरे से दूर दूर चली जाती हैं, तो उसकी वजह से लाइंस जो हैं जैसे जैसे वो दूर मूव करता चला जाएगा तो नंबर ऑफ लाइंस जो है वो डिक्रीज होती चली जाएंगी, और इंक्रीज होंगी जब करीब आएंगे और डिक्रीज होंगी जब हम उससे दूर मूव करेंगे। अच्छा, तो उसको जो है हम थोड़ा-सा, इसको हम हेल्प किस लिए लेते हैं, दीज़ लाइन्स हेल्प अस टू विजुअलाइज़ द फील्ड। हम उसको विजुअलाइज़ करते हैं, और विजुअलाइज़ किस तरह से करते हैं, यहाँ पे अब एक सिंपल सा चार्ट है, ये बहुत इंपॉर्टेंट चार्ट है, इसको आपने जो है बिल्कुल भी इग्नोर नहीं करना। सिंपल है, इसलिए मैं आपको ईज़ी बता रहा हूँ, ईज़ी वे में बता रहा हूँ, सिर्फ इस ईज़ी वे को याद रखिएगा। हमें ये पता है कि पॉजिटिव पॉजिटिव या नेगेटिव नेगेटिव दोनों केसेस में जब सेम चार्जेस की बात की जाए तो सेम चार्ज डू रिपेल ईच अदर।
राइट। तो जब यहाँ पे एक दूसरे को रिपेल कर रहे हैं तो रिपल्शन की वजह से ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस थी ऑब्वियसली वो मूव तो इसी डायरेक्शन में कर रही हैं, यहाँ पे मूव कर रही है, यहाँ पे मूव कर रही है, बट इस इस चार्ज के रिपल्शन की वजह से यही लाइन आपको इस डायरेक्शन में कर्व होती हुई नजर आ रही है, और जो लाइन ऊपर थी वो आपको इस डायरेक्शन में कर्व होती हुई नजर आ रही है। तो दीज लाइंस कर्व ड्यू टू द रिपल्शन ऑफ दिस चार्ज। और इसी तरह से इस चार्ज की ये जो लाइंस हैं, ये लाइंस जो हैं ये आपको पता है ये रिपेल होके ये कर्व क्यों बन गई, ड्यू टू दिस चार्ज, राइट। तो जब ये आपके पास दो पॉजिटिव चार्ज आ जाएं तो आपके पास बाकी डायरेक्शन सेम रहती है, यहाँ पे आप देखो सारी डायरेक्शन सेम है, बट यहाँ पे अगर आप सेंटर की बात करें तो सेंटर बिल्कुल एम्प्टी है, राइट। इसमें कोई आपके पास पॉइंट नहीं है। अब इस पॉइंट को, इस सेंटर को हम क्या कहते हैं, इसको हम फील्ड फ्री रीजन बोलते हैं। फील्ड फ्री रीजन इसलिए बोलते हैं क्योंकि यहाँ पे अगर हम कोई भी चार्ज, कोई भी टेस्ट चार्ज, कोई भी पॉजिटिव कोई भी नेगेटिव चार्ज अगर हम यहाँ पे चार्ज ला के रखते हैं, और वो स्मॉल चार्ज ला के, कोई बड़ा चार्ज नहीं, अगर हम कोई स्मॉल चार्ज यहाँ पे ला के रखते हैं तो उस चार्ज की वजह से, या हम यूं कह सकते हैं उस चार्ज के ऊपर कोई फोर्स ना इस पॉजिटिव की वजह से ना इस पॉजिटिव की वजह से कोई फोर्स एक्ट नहीं करेगी। बहुत इंपॉर्टेंट बात। सो ये हमारे पास फील्ड फ्री रीजन है, चार्ज फ्री रीजन है, चार्ज फ्री रीजन है। यहाँ पे ना तो कोई फील्ड है, ना इसके ऊपर कोई फोर्स लगेगी। इसी तरह से अगर हम पॉजिटिव और नेगेटिव की बात कर लेते हैं, और हाँ, यहाँ पे अगर दोनों नेगेटिव भी होंगे तो सिर्फ एरोस की डायरेक्शन इनवर्ड हो जाएगी, बाकी डायग्राम जो है वो एज इट इज रहेगी, राइट। अब हम दो अपोजिट चार्जेस की बात करते हैं, और हमें पता है कि अपोजिट चार्जेस डू अट्रैक्ट ईच अदर। तो पॉजिटिव और नेगेटिव जो आपके पास गिवन है, इस पॉजिटिव से इस नेगेटिव आपको जो लाइंस नजर आ रही हैं, यहाँ पे अगर आप देखो तो ये लाइंस जितनी सेंटर की बात करेंगे उतनी लाइंस आपको ज्यादा एक दूसरे से करीब नजर आ रही हैं, और यही हम अगर हल्का हल्का थोड़ा सा उससे दूर होते जाते हैं तो दीज लाइंस स्टार्ट टू कर्व अवे फ्रॉम द सेंटर। तो इससे हमें ये पता चला कि जब दो चार्जेस के सेंटर की बात करें तो यहाँ पे ये फील्ड स्ट्रॉन्गेस्ट है, कि जितनी लाइंस ज्यादा हैं उतनी ज्यादा स्ट्रॉन्ग फील्ड होगी। जैसे जैसे दूर होते जाओगे देखो नंबर ऑफ लाइंस कम होती जा रही हैं, नंबर ऑफ वैल्यूज कर्व होने की वजह से, नंबर ऑफ लाइंस जो है वो कर्व होने की वजह से कम होती जा रही हैं। तो यहाँ पे हमारे पास जो है वो रीजन वीक रीजन में जाएगा। ऐसा नहीं है कि यहाँ पे फोर्स नहीं है, यहाँ पे फोर्स है, बट यहाँ पे वीक रीजन ऑफ फोर्स है, ये आपके पास स्ट्रॉन्ग रीजन ऑफ फोर्स है यहाँ पे सेंटर में। और ये लाइंस कर्व क्यों हो रही हैं, देखो सेंटर की बात करें तो सेंटर में एक दूसरे को बिल्कुल डायरेक्ट फोर्स है, बट क्योंकि ये सारी की सारी पॉजिटिव और नेगेटिव की लाइंस हैं तो ये लाइंस आपस में भी, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस एक दूसरे को भी रिपेल करती हैं। तो जहां पे वो जैसे ही चार्ज से थोड़ा सा साइड पे हटना शुरू होता है, जहां पे थोड़ा सा जो फोर्स है वो वीक होना शुरू होती है, तो वो लाइन एक दूसरी लाइन से दूर जाने की कोशिश करती है, राइट। तो जब वो एक दूसरे से दूर जाने की कोशिश करेंगे तो उनकी जो वैल्यू है वो थोड़ी स्फेरिकल में शिफ्ट होती चली जाएगी, और वो एक दूसरे से दूर होना शुरू हो जाएंगी। जैसे जैसे वो चार्ज के करीब आती हैं तो लाइंस एक दूसरे के पास आ जाएगी, जैसे जैसे वो चार्ज से दूर जाती जाएंगी तो लाइंस भी एक दूसरे से दूर होना शुरू हो जाएंगी। और ये जो आपके पास स्ट्रक्चर बन रहा है, ये दोनों स्ट्रक्चर आपने याद रखने हैं। ये स्ट्रक्चर हमें क्या शो कर रहे हैं, ये स्ट्रक्चर हमें इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स को बात कर रहे हैं। और इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स तब है जब हमारे पास सेम चार्जेस हो, चाहे पॉजिटिव हो या नेगेटिव हो, तो एरोज इनवर्ड हो जाएंगे। यहाँ पे आपके पास पॉजिटिव और नेगेटिव दो चार्जेस हमारे पास, जब अपोजिट चार्जेस होंगे तो हमारे पास इस तरह का डायग्राम बनेगा। अब आगे हमने इसी को एक्सप्लेन करना है। राइट, अब इस 11.5 की बात करते हैं तो 11.5 हमारे पास कहाँ गिवन है, 11.5 ये हम ऊपर पढ़ के आए हैं, उसी की बात हम कर रहे हैं। तो 11.5 शो क्या कर रही थी, द फील्ड लाइंस ड्यू टू पॉजिटिव एंड नेगेटिव चार्जेस, जो हमने फर्स्ट डायग्राम में देखी। और वो एक दूसरे से जो भी सर्टेन डिस्टेंस था जिसपे वो गिवन थे, उसमें भी हमने क्लियरली देखा कि जो लाइंस थी वो पॉजिटिव से स्टार्ट हो रही थी और वो खत्म हो रही थी नेगेटिव चार्ज पे, राइट। तो यहाँ पे देखो पॉजिटिव से लाइन स्टार्ट हो रही है, एरो इज टुवर्ड्स दी नेगेटिव। यहाँ पे पॉजिटिव से स्टार्ट हो रही है, अगर नेगेटिव होता तो उसकी तरफ आके एंड हो रही होती। तो पॉजिटिव से स्टार्ट होती हैं और नेगेटिव पे जाके एंड हो जाती। अच्छा, और इसमें अब हमने ये बात करनी है, देयर आर सम पॉइंट्स इन द फील्ड वेयर द रिजल्टेंट इंटेंसिटी इज इक्वल टू द सम ऑफ इंटेंसिटी ड्यू टू पॉजिटिव चार्ज एंड नेगेटिव चार्ज एंड इट्स डायरेक्शन इज अलोंग द टेंजेंट टू द फील्ड। ये इसमें थोड़ी सी मुश्किल जरूर नजर आ रही है, लेकिन ये इतनी मुश्किल नहीं है कि समझ ना आए। तो एक ऐसे कुछ पॉइंट्स हमारे पास गिवन है जहाँ पे हम बात करते हैं, अगर हम यहाँ पे देखें तो कुछ पॉइंट ऐसे हम इसकी बात कर सकते हैं, इसकी बात कर सकते हैं, किसी भी पॉइंट की बात कर सकते हैं। तो हर पॉइंट पे जो वैल्यू गिवन है, दैट वैल्यू, उस वैल्यू के बारे में बात हो रही है कि जो टोटल रिजल्टेंट इंटेंसिटी है दैट इज इक्वल टू द सम ऑफ इंटेंसिटीज ड्यू टू पॉजिटिव चार्ज एंड नेगेटिव चार्ज। मींस
पॉजिटिव और नेगेटिव को मिला के जो यहाँ पे वैल्यू बन रही है वही है। यहाँ पे भी सेम है, यहाँ पे सिर्फ पॉजिटिव की वजह से है, यहाँ पे सिर्फ पॉजिटिव की वजह से है, ये सेंट्रल रीजन जो है वो दोनों पॉजिटिव की वजह से है। तो इन जो भी दो चार्ज हमारे पास दिए होंगे उनकी वजह से टोटल उनका सम करके जो वैल्यू बनती है वो हमारे पास गिवन है, और उसकी जो डायरेक्शन है दैट इज ऑलवेज टेंजेंट टू द फील्ड। टेंजेंट टू द फील्ड मींस ऑब्वियसली दे विल मूव टुवर्ड्स द टेंजेंट, या मेकिंग अ टेंजेंट फ्रॉम द सेंटर। और इसी तरह से हम कुछ पॉइंट्स की बात करते हैं जहाँ पे रिजल्टेंट इंटेंसिटी जो है वो बिल्कुल जीरो है। अब आपको पता है कि ये रिजल्टेंट इंटेंसिटी कहाँ पे हमने देखी है, यहाँ हम दोनों के चार्ज के दरमियान में जो वैल्यू हमने डॉट देखा है वहाँ पे हमें ये शो हो रहा था कि यहाँ पे कोई इलेक्ट्रिक फील्ड, कोई इलेक्ट्रिक स्ट्रॉन्ग लाइन ऑफ फोर्स नहीं है, सो दैट इज जीरो। अच्छा, उस पॉइंट को हम क्या कहते हैं, चार्ज फ्री रीजन बोलते हैं। उसमें हमने फील्ड फ्री रीजन बोलना है, या हम उसको न्यूट्रल पॉइंट कहते हैं। अब इसी तरह से 11.6 की बात कर लेते हैं। तो 11.6 में हमने दो प्लेट्स रख ली, एक पूरी की पूरी प्लेट पॉजिटिव चार्ज है और एक पूरी की पूरी जो प्लेट है वो नेगेटिव चार्ज है। इन पॉजिटिव और नेगेटिव प्लेट के दरमियान में अगर आप देखते हैं तो आपको इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन उसी तरह से नजर आ रही है। लेकिन अगर आप इस साइड की बात करते हैं या अगर आप इस साइड की बात करते हैं तो यहाँ जो कर्व आ रहा है ये रीजन सेम हम ऊपर पढ़ के आए हैं। क्या रीजन पढ़ के आए हैं कि ये लाइंस एक दूसरे को रिपेल करती हैं। यहाँ तक ये सेंटर की जो बात की जाए तो यहाँ पॉजिटिव और नेगेटिव एक दूसरे पे सेम इफेक्ट रख रहे हैं। जब सेम इफेक्ट है तो लाइंस बड़ी स्ट्रांग और यूनिफॉर्मली वो ऐड होंगी, यूनिफॉर्मली वो ड्रॉ होंगी, जैसे कि हमें यहाँ पे नजर आ रही है। लेकिन जैसे ही ये एंड पॉइंट की तरफ जाएगा तो फोर्स ऑफ रिपल्शन, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन से थोड़ी सी कम हो जाएगी, इसलिए रिपल्शन की वजह से ये लाइंस कर्व पाथ में मूव होना शुरू हो जाएंगे। और जैसे इसे आगे मूव करेंगे तो आपके पास यही लाइन जो है वो इस तरह से, और इस साइड पे अगर मूव करें तो यही लाइन जो है वो ज्यादा इस तरह से ज्यादा कर्व होना शुरू हो जाएंगी। राइट, तो ये हमारे पास जैसे जैसे फोर्स बढ़ती जाए, जैसे जैसे हम साइड पे होते जाएंगे तो ये इस तरह से मूव करता चला जाएगा। यही चीज जो है वो हमने यहाँ पे डिस्कस करनी है कि हमने दो लार्ज पैरेलल प्लेट्स रख ली, उनको हमने वेरी स्मॉल डिस्टेंस के साथ हमने जो है वो सेपरेट कर लिया। अपर प्लेट हैज अ यूनिटिव पॉजिटिव चार्ज, और जो आपके पास लोअर प्लेट है दैट हैज नेगेटिव चार्ज। और जो फील्ड लाइंस हैं वो यहाँ पे भी अगर आप देखो तो पॉजिटिव से स्टार्ट होके नेगेटिव की तरफ जो है वो मूव कर रही हैं। तो यहाँ पे भी पॉजिटिव से नेगेटिव ही आपके पास फील्ड लाइंस मूव करेंगी। नेट स्टार्ट एंड एट पॉजिटिव, और द लाइन स्टार्ट फ्रॉम द पॉजिटिव वन एंड दे टर्मिनेट एट नेगेटिव वन। ठीक है, स्टार्ट फ्रॉम पॉजिटिव एंड टर्मिनेट एट नेगेटिव। राइट, अच्छा, the reason is that the direction of electric field intensity is direction in which the force act on a unit positive charge। ये बात हम इस स्टार्टिंग वाले टॉपिक में भी हम बात करके आ चुके हैं कि जो डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी है दैट इज ऑल ड्यू टू द डायरेक्शन ऑफ फोर्स जो कि यूनिट पॉजिटिव चार्ज पे लग रही है, या यूनिट पॉजिटिव चार्ज की वजह से स्ट्रेस चार्ज पे लग रही है। अगर जो प्लेट्स हमारे पास हैं वो इनफाइनाइट लेंथ की नहीं होती तो आपके पास जो एंड्स हैं वो भी आपके पास क्या होगा कि वो बल्गिंग आउट मींस वो जो थोड़ा सा कर्व हमारे पास एक आ रहा था उस कर्व की बात कर रहे हैं। ये जो कर्व यहाँ पे बन रहा है तो जितनी तक वो यूनिफॉर्म स्ट्रॉन्ग रहेगी वो आपके पास एज इट इज स्ट्रेट आती रहेगी। लेकिन जैसे ही आप थोड़ा सा वीक रीजन में जाएंगे, जैसे ही आप कॉर्नर पे जाएंगे तो वही फील्ड आपके पास जो है वो एक दूसरे से दूर होना शुरू हो जाएगी, तो दैट एंड्स विल बी अ लिटिल बल्जिंग। राइट, अच्छा जी। और इसी तरह से हम बता सकते हैं कि जो फील्ड है दैट इज नॉट यूनिफॉर्म एट द एंड्स, वही एंड वाली बात हमने करनी है। अब यही चीज अगर आप इस डायग्राम पे आते हैं, चलिए एक काम कर लेते हैं, पहले इसको कंप्लीट कर लेते हैं फिर 11.7 पे आते हैं। द फील्ड सच एट द एंड ऑफ प्लेट इज कॉल्ड फ्रिंजिंग फील्ड। ठीक है, वो जो एक कर्व आउट हो रही है, वो जो एक दूसरे से दूर मूव कर रही है, दैट फील्ड इज नोन एज फ्रिंजिंग फील्ड। फ्रिंजिंग मींस यहाँ पे वो वाली फ्रिंजिंग नहीं है जो अपना फर्स्ट ईयर में पढ़ के आए हो। सो फ्रिंजिंग मींस यहाँ पे फ्रिंजिंग फील्ड मीन दैट इज अ बिट कर्व, या थोड़ी सी एक दूसरे से दूर मूव कर रही है, एक डिस्टेंस मेंटेन कर रही है, उस चीज को हम यहाँ पे फ्रिंजिंग बोलते हैं। अच्छा, और एक और प्रॉपर्टी हमारे पास है, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है, और ये क्या बता रही है, ये हमें ये बता रही है, इस डायग्राम को जरा गौर से देखें कि अगर हमारे पास पॉजिटिव चार्ज यहाँ पे सेंटर में पॉजिटिव चार्ज गिवन है, इस चार्ज की वजह से जो हमारे पास वैल्यू है अब ये हर तरफ इक्वली होनी चाहिए और हर तरफ स्ट्रॉन्ग फोर्स ही होनी चाहिए। बट अगर आप देखते हो, अगर आप ये अपर एरिया देखते हो तो इस अपर एरिया में ये लाइंस स्टार्ट में यूनिफॉर्म है लेकिन ये एक दूसरे से दूर जा रही है। लेकिन अगर यही चीज यहाँ पे आप देखते हो तो यहाँ का जो डिस्टेंस आर है वो डिस्टेंस आर इनके डिस्टेंस आर से क्या है, वो डिस्टेंस आर से कम है।
ठीक है, तो ये डिस्टेंस r इस डिस्टेंस r से कम क्यों है उसकी बात हम करते हैं। अगर ये पूरे का पूरा पॉजिटिव चार्ज है तो यहाँ पे अगर आप देखते हो तो हमारे पास यहाँ पे एक नेगेटिव चार्ज प्लेट भी है। अब नेगेटिव चार्ज प्लेट क्या करती है, नेगेटिव का काम ही ये है, आपको पता है कि जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस हैं वो पॉजिटिव से स्टार्ट होती हैं और वो नेगेटिव पे जाके एंड होती हैं। तो जितनी भी ये इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस जो कि यूं जानी चाहिए थी या ये वाली जो लाइन है वो यूं जानी चाहिए थी, ये सारी की सारी ड्यू टू दिस नेगेटिव चार्ज जो है वो क्या करेगी, ये मूव होके तो इस नेगेटिव की तरफ कर्व हो जाएगी, ये भी कर्व हो जाएगी। अब जब ये कर्व में कन्वर्ट हो जाते हैं तो इन दोनों के दरमियान का जो डिस्टेंस है दैट डिस्टेंस विल बी मिनिमाइज्ड, राइट। यहाँ पे कोई ऊपर आपके पास जो है पॉजिटिव नेगेटिव चार्ज आपको नजर नहीं आ रहा, तो यहाँ पे इनका डिस्टेंस जो है वो मिनिमाइज नहीं हो रहा। जो लाइंस हैं वो स्ट्रेट एज इट इज मूव कर रही हैं जैसे उनको मूव करना चाहिए, बट ड्यू टू दिस नेगेटिव प्लेट जो चार्ज फील्ड लाइंस हैं वो कर्व हो रही हैं और इनके सेंट्रल जो डिस्टेंस है वो क्या हो रहा है, वो डिक्रीज हो रहा है, राइट। अब यही चीज हमने यहाँ पे देखनी है कि हम चार्ज क्यू प्लेस कर देते हैं और किसी भी मेटल प्लेट के करीब, फिर उस नेगेटिव मेटल प्लेट की वजह से जो पॉजिटिव चार्ज है वो उसकी तरफ नेगेटिव चार्ज की तरफ अट्रैक्ट हो जाएगा टुवर्ड्स दी मेटल प्लेट, और उससे क्या होगा कि जो मोशन ऑफ चार्जेस है वो आपके पास जो है वो सरफेस ऑफ दी नेगेटिव मेटल प्लेट की तरफ मूव करेगा, और उसकी वजह से हमारे पास क्या होगा कि जो पॉजिटिव चार्ज था और जो भी हमारे पास पोजीशन थी, अगर हम यहाँ पे अब रेस्ट की तब बात क्यों कर रहे हैं, रेस्ट की बात वो यहाँ इसलिए कर रहा है कि जो भी चार्जेस हैं यहाँ पे मूव करके जा रहे हैं, लेकिन इस साइड के जो चार्जेस हैं क्योंकि वो यहाँ पे आ जाएंगे और आके यहाँ पे रुक जाएंगे, सो दैट इज या यहाँ पे आप ये कह सकते हो कि यहाँ पे वो एट रेस्ट है। अच्छा, तो द फील्ड लाइन स्टार्टिंग फ्रॉम पॉजिटिव चार्ज विल एंड ऑन द नेगेटिव चार्जेस ऑफ द मेटल प्लेट, और इससे क्या होगा कि लाइंस जो हैं वो हमेशा ये याद रखना है आपने कि लाइन हमेशा परपेंडिकुलर टू द मेटल सरफेस है, कि ये एक दूसरे से कर्व जरूर होती हैं, बट अगर आप मेटल सरफेस से देखो तो यहाँ पे ये जो लाइन है ये आपके पास नेगेटिव 90 डिग्री का एंगल यहाँ पे भी बना रही है, 90 डिग्री, ये लाइंस हमेशा नेगेटिव से प्लेट के ऊपर जो है वो आपके पास 90 डिग्री या रेक्टेंगल जो एंगल है 90 डिग्री का वही आपका परपेंडिकुलर एंगल जो है वही बनाएंगे। और जो इलेक्ट्रिक लाइंस हैं वो आपने याद रखना है कि दे कैन नॉट पास थ्रू अ कंडक्टर। क्यों नहीं पास हो सकता, क्योंकि जो कंडक्टर है जब वो कंडक्टर पे फॉल करेगा तो ऑब्वियसली वो उसका एक पार्ट बन जाएगा, उसी कंडक्टिंग लाइंस का एक पार्ट बन जाएगा, तो अलहदा से उसको कहीं पे पास करके जाने की जरूरत नहीं। सो द इलेक्ट्रिक फील्ड इज जीरो इनसाइड अ कंडक्टर, इलेक्ट्रिक फील्ड उस कंडक्टर पे बिल्कुल जीरो होगा। इस चीज़ को हमने आगे पढ़ना है किस तरह से उसको क्यों जीरो होता है, एक बड़ा इंपॉर्टेंट गॉसेस लॉ है उसको भी हमने डिस्कस करना है, लेकिन वो नेक्स्ट लेक्चर में हम रखते हैं। तो जो भी हमारे पास इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस हैं उनमें एक टेंडेंसी है, मींस उनकी एक प्रॉपर्टी है कि वो कंट्रैक्ट इन लेंथ हो जाती हैं। दिस एक्सप्लेन्स द अट्रैक्शन बिटवीन द अपोजिटली चार्ज्ड बॉडीज, और ये जो अट्रैक्शन है ये कहाँ नजर आई है, ये हमें यहाँ पे नजर आई है जब लाइंस कर्व होके परपेंडिकुलर एंगल के साथ इस नेगेटिव प्लेट की तरफ मूव करेंगे, राइट। ये तो हमारे पास हो गया। अब एक क्विज है, व्हाई इट इज पॉसिबल फॉर एन एयर पैसेंजर टू गेट एन इलेक्ट्रिक शॉक व्हेन ही टचेस द नॉब ऑफ द टॉयलेट डोर इन द हाई एल्टीट्यूड फ्लाइंग एरोप्लेन, व्हाट वुड यू डू इफ यू आर कॉट ऑन अ थंडरस्टॉर्म। तो ये बेटा आपके पास जो है इसको मैं फिलहाल आपके लिए जो है वो होमवर्क रख रहा हूँ, इसको आपने सर्च करना है और ये बहुत इजी है, कोई इतना मुश्किल क्वेश्चन नहीं है। इस होमवर्क को आपने नेक्स्ट क्लास में सबमिट करवाना है, नेक्स्ट क्लास जिसका मतलब कल है, और उसको आपने इसमें सबमिट करवाना। उम्मीद करते हैं कि आज का जो टॉपिक आपने पढ़ा है वो आपको समझ आ गया होगा, और कोई अगर क्वेश्चन रह गया है, कोई ऐसी चीज़ जो समझ में नहीं आई तो वो आप हमें बता सकते हैं, कमेंट कर सकते हैं, नीचे बता सकते हैं, मुझे इनबॉक्स कर सकते हैं, ताकि उन क्वेश्चंस को जल्द अज़ जल्द हम आंसर करके आप तक पहुंचा सकें और आपके जो कॉन्सेप्ट्स हैं उनको ज़्यादा क्लियर कर सकें। नेक्स्ट तक के लिए, नेक्स्ट क्लास तक के लिए